हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो आज इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। छोटी सी क्लास है, सारी चीजें आपको पता है, हर एक एक शब्द आपको पता है। क्यों? क्योंकि अपनी बायोलॉजी आज कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद अपने जो करेंगे वो चीजें वन लाइनर में करेंगे। सारी चीजें आपको मैं आराम से करवाऊंगा। ठीक है? तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस देख लो, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इससे वन लाइनर क्वेश्चन आपके राइट हो सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, एक एक लाइन को उठाते हैं। पहला है गुणसूत्र। अब गुणसूत्र आपको पता ही है क्या होता है। कोशिका, कोशिका का केंद्रक, केंद्रक में उलझी हुई संरचना, धागे नुमा उलझी हुई संरचना। इस धागे नुमा उलझी हुई संरचना को बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल। जब होता है कोशिका विभाजन, क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के समय ये जाल टूटकर धागों में बढ़ जाता है, धागों के टुकड़ों में, और इन्हीं टुकड़ों को बोला जाता है गुणसूत्र। इन्हीं टुकड़ों को क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। हर जीव में इसकी संख्या अलग होती है। जितने भी जीव है उन जीवों में हल अलग अलग जीव में अलग अलग होती है। जैसे मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। बाकी मैंने आपको पिछली जब मैंने करवाया था तो उसमें मैं करवा चुका हूं। ठीक है? और हर जीव में संख्या इसकी अलग अलग और निश्चित होती है। निश्चित का मतलब क्या है? अगर मानव में 46 गुणसूत्र है तो मानव में 46 ही रहेंगे। अगर मानव में 45 हो गए तो भी कोई डिजीज हो जाएगा, और 47 हो गए तो भी कोई डिजीज हो जाएगा। वो मैं आपको मानव रोग में करवा चुका हूं। इसका निर्माण कैसे होता है? एक मिनट, एक सेकंड भाई। ठीक है? तो मानव में इसकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसकी कमी से क्या होता है? डिजीज। अब गुणसूत्र का निर्माण निर्माण कैसे होता है? क्या कि गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है प्यारे बच्चों डीएनए से। निर्माण कैसे होता है? डीएनए से। ये भी मैं आपको करवा चुका हूं, सारी चीजें आपको करवाई हुई है। गुणसूत्र का प्रतिरूप क्या कहलाता है? जीनोम। बस। ठीक है? अब जीनोम क्या है? तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ। पूछ ले, अगर गुणसूत्र का प्रतिरूप भी जीनोम होता है और आनुवंशिक गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जैसे डीएनए आरएनए, तो वो भी क्या होते हैं? जीनोम होता है। अगला है सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। तो लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले गुणसूत्र नर व मादा में अलग अलग होते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको दोनों चीजें करवा देता हूं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जब ये 46 बनते हैं, इस 46 को कैसे याद करोगे? तो 46 होते हैं 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई। ये 44 और ये 44, मान लीजिए ये मादा है तो मादा में भी एक जैसे होते हैं और नर में भी क्या होते हैं? एक जैसे। नर व मादा में एक जैसे ये 44 44। इन गुणसूत्रों को बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र। ये एक्स एक्स ये मादा का लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम है, और ये नर का लिंग गुणसूत्र व सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है? चलिए आगे जिक्र करते हैं। और इसी की वजह से एक्स और एक्स वाई की वजह से ही लिंग निर्धारण होता है, वो पूरा होता है। ठीक है? अगला है ऑटोसोम। वही कायिक कोशिका में नर व मादा समान बता दिया। जीन क्या होते हैं? तो डीएनए का छोटा खंड जिसमें अनुवंशिक कूट निश्चित होते हैं। शब्द प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। अगला है प्लाज्मा जीन। क्रोमोसोम के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य कोशिकांग में पाया जाता है तो उसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो आपका लिंग गुण जो आपका होता है कोशिका वाला भाग, कौन सा? लाइट और चली गई, एक तो लाइट और डिस्टर्ब करती है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जैसे ये कोशिका है, क्लास एक बार डिस्टर्ब हो जाए ना फिर वो फ्लो नहीं बन पाता। ये गुणसूत्र तो पाए जा रहे हैं, इनको तो बोलते हैं क्रोमेटिन। ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है कि जो सूत्र कणिका होती है हमारी, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके पास भी खुद का डीएनए होता है। तो इस प्रकार के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है? सारी चीजें बताई हुई हैं। अगला अनुवंशिकी, जेनेटिक्स। तो जीव विज्ञान की अनुवंशिकी क्या है? जेनेटिक्स। तो जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम माता पिता से संतति में जो गुणों का या लक्षणों का आगे परिवहन होता है, आगे गमन होता है, उसका जो अध्ययन है वो जेनेटिक्स में कहते हैं। बैक क्रॉस, यदि प्रथम पीढ़ी के जीनोटाइप और से प्रत्येक जीनोटाइप से शुद्ध संकरण कराया जाए तो वो क्या होता है, बैक क्रॉस होता है, करवाया हुआ है। टेस्ट क्रॉस या परीक्षा संकरण, टीटी यानी कि इस टी और इस टी का जब आपस में संकरण करवाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, परीक्षार्थ संकरण हो जाएगा। ये भी मैंने, अगर आपको इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो अनुवांशिकी वाले चैप्टर आप देख सकते हो। ठीक है, अगला है एक जीन एक एंजाइम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, एक जीन एक एंजाइम। इसकी खोज की थी विडल और टोटम ने, सॉरी टीटम ने, विडल और टीटम ने 1948 में। इसका मतलब है कि एक जीन द्वारा एक ही एंजाइम का संश्लेषण होता है, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि एक जीन है वो एक एंजाइम का संश्लेषण करता है। अगला है इंडियोग्राम, किसी कैरियोटाइप के पहले पहचानने गुणसूत्र के सजातीय जोड़ों की लंबाई जब गिरते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद किसी निश्चित पैमाने पर आरेख के रूप में दर्शाया जाता है। यानी कि आप डीएन जो आपके गुणसूत्र है उनके पैमानों को आप एक आरेख के रूप में दर्शाते हो तो उसे बोलते हैं इंडियोग्राम। अगला है सुजनिकी, ये इंपॉर्टेंट है, सुजनिकी अनुवांशिकी की वह शाखा, यानी कि अनुवांशिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति के समाज को अनुवांशिक नियमों के द्वारा सुधारने संबंधी नियम, यानी कि अनुवांशिकी की वह शाखा है जिसमें हम अनुवांशिकी के जो नियम है उनके आधार पर हम अगर समाज को सुधारने से संबंधित कुछ नियम पेश करें तो वो सुजनिकी में आएगा। इसकी खोज किसने की थी, गोल्टन ने की थी। किसने की थी, डॉल्टन ने, गोल्टन ने। कब, ये नहीं बताया गया है, गोल्टन ने की थी। और सुजनिकी के जनक किसको कहा जाता है, गोल्टन को ही कहा जाता है। कोई खास बात। वेसेक्टोमी, पुरुषों में नसबंदी या पुरुषों में बंध्याकरण। तो वेसेक्टोमी जब करते हैं तो पुरुषों की शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी महिलाओं का बंध्याकरण, ठीक है, उसमें अंडवाहिनी को बांध दिया जाता है। ये मैं आपको करवा चुका हूं। यूथेनिक्स, मानव के उच्च अनुवांशिक लक्षणों का उत्तम पालन पोषण व शिक्षा द्वारा विकास का अध्ययन। कि मानव के उच्च अनुवांशिक गुण हैं तो उसके आप उत्तम उसका पालन पोषण करो और उसको शिक्षा के द्वारा उसका विकास का अध्ययन करो तो वो हो जाएगा यूनेटिक्स। कारक क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले पदार्थ, यानी कि गुण सूत्रों का पहला नाम कारक किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। तो मेंडल ने गुण सूत्रों को क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। रंग वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोला जाता है डाल्टोजिनम। हरे व लाल रंग में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, मानव रोग में करवाया हुआ है। हिमोफीलिया, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती चोट लगने पर, यह भी अनुवांशिक रोग है, ये भी अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया, हंसियाकार रक्ताणु के समान, सारी चीजें आपको करवाई हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ करवाया नहीं है, ये मैंने आपको सारा करवाया हुआ है। बस एक इंपॉर्टेंट है बुद्धि लब्धि या आईक्यू, ये समझो थोड़ा सा बस। आईक्यू लेवल सुना है कि इनको तो आईक्यू बहुत तेज है, इसका तो आईक्यू लेवल बहुत हाई है। तो ये आईक्यू लेवल होता क्या है, इसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं या आईक्यू बोलते हैं। इसका आप मापन करोगे तो कैसे मापन करोगे, अब इसको मापन करने के लिए एक सूत्र लगता है मानसिक आयु। क्या, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये बहुत ही इजी चीज है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। मुझे ना एक दो बार मैं आपको चीज बताता हूं। 2021 में, 2021 नहीं 2022, 2022 के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। 2022 में तैयारी शुरू की थी मैंने। अब मैं आपको चीज बताता हूं, समझते जाना आईक्यू लेवल क्या होता है। मार्च में मैंने कंपटीशन की 2022 में तैयारी शुरू की थी, यानी कि एमएससी मेरी 21 में कंप्लीट होती है। कंपटीशन एग्जाम में 2016 में देने लग गया था, लेकिन सीरियस तैयारी मैंने 2022 में शुरू की थी। मार्च में तैयारी शुरू की और फिर उसके बाद में 2022 का जब जून 2022 का जून था तो उसमें मेरा पहला एग्जाम क्लियर हुआ था, लाइफ का पहला एनटीपीसी प्री। ठीक है, फिर जुलाई में मेंस क्लियर हुआ, देखते जाना। ठीक है, मेंस के बाद में फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया किसी कारणवश। उसके बाद में आगे बात करें तो अगस्त में मेरा हुआ
IBPS पी, IBPS प्री, क्लर्क का प्री क्लियर हुआ। फिर अक्टूबर में मेरा हुआ IBPS मेंस में, मैं 3 नंबर से रह गया था भाई। अक्टूबर में मेरा नेट जेआरएफ हुआ, ठीक है। फिर अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी, इसमें हाँ SBI मेरा एक 0 नहीं 1 नंबर से रहा था SBI। IDBI मेरा 3 नंबर से रहा था, उसको छोड़ दें, जो क्लियर है उस पर बात करते हैं। फिर मेरा CET के दोनों क्लियर हुए, ठीक है। फिर पशु परिचर क्लियर हुआ, फिर जेल प्रहरी क्लियर हुआ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुआ, और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ, फिर 4th ग्रेड क्लियर हुआ। इतने एग्जाम मेरे क्लियर हुए। ये सारे के सारे मैंने बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से मैंने ये एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। और आपको पता ही है मेरी कैटेगरी ब्लाइंडनेस वाली है, वो सारी चीजें आपको पता है। तो मुझे ना जो मेरे खास फ्रेंड है वो मुझे एक बात बोलते हैं कि तेरा IQ लेवल बहुत हाई है। क्या बोलते हैं? IQ लेवल बहुत हाई है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब उनका मानना है कि मेरी एज, जब मैंने तैयारी शुरू की थी उस टाइम मेरी एज थी 24 साल, 24 वर्ष थी, और जो मेरी मानसिक आयु थी वो ज्यादा हो सकती है इससे, यानी कि जो सोचने की क्षमता है वो 24 से ज्यादा, ठीक है। तो उसके आधार पर जब उन कैलकुलेशन निकालते हैं तो IQ लेवल अपना निकलता है। आप छोटे बच्चों को भी देखते हो, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उम्र तो ज्यादा होती है, बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हैं। तो इसी के आधार पर मेरे एक फ्रेंड है, वो मुझसे कहते रहते हैं कि आपके लिए एग्जाम पास करना, आपने एग्जाम पास करने को एक मजाक बना रखा है, एग्जाम पास करना आपके लिए मजाक है। तो वो तो भाई उनको लगता है, लेकिन मुझे ही पता है कितने मजाक है या सीरियस है, उस पर अपने फिर कभी बात करेंगे। लेकिन IQ लेवल का मतलब क्या होता है? यही होता है कि आपकी जो आयु है, वास्तविक आयु है, उससे आप ज्यादा सोचते हो, यानी कि आपका माइंड है वो अपनी उम्र से ज्यादा आगे सोचता है। और वैसे नहीं बतानी चाहिए, खुद की बढ़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, बाकी कर ही लेनी चाहिए, खुद की बढ़ाई खुद ही कर लेनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर मैं किसी चीज को 1 या 2 बार ढंग से पढ़ लूं क्लियर कट माइंड के साथ, यानी कि बीच में बिना कोई दिखावे, बिना कोई प्रेशर के साथ, तो वो मैं जल्दी से भूलता नहीं। मैंने यहाँ पर पढ़ाने शुरू का मतलब यही है कि जब मैं आपको ये पढ़ा दिया ना तो ये चीजें मेरे दिमाग में फिट, बस यही मतलब है मेरा पढ़ाने का। तो ये चीजें होती हैं, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए ताकि आपका IQ लेवल हाई जाए। तो भाई ये छोटी छोटी बातें थी, इस क्लास का वैसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको करवा दी। भी आप बोलोगे सर करवाया नहीं है, ठीक है। चलिए, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बायोलॉजी भी आज यही कंप्लीट होती है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम अब वन लाइनर, MCQ, इंपॉर्टेंट चीजें, प्रैक्टिकल्स, BSc MSc सारी चीजें आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अब अपनी टारगेट रहेगा फिजिक्स की तरफ। कौन से सब्जेक्ट? भौतिकी को इसी तरह हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आगे चीजें और बढ़ती जाएंगी। आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको PYQ MYQ सारे मैं आपको करवाऊंगा। और हाँ, अब आपको क्या करना है, इन क्लासेस को अगर आपने पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको साइंस 0 लेवल से करनी है तो आपको करना क्या है, डेली एक प्ले लिस्ट उठा लो, उसको आप करते जाओ, ठीक है, उसको करते जाओ। फिर तरीके से आपको MCQ क्लासेस आएंगी तो आपको करने में और मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।